नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 171 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। जहां लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा था। आशा है आपको वो लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि भारत एक उपनिवेश के रूप में, यानी कि जब ब्रिटिश शासन भारत पर लागू हुआ तो उसके बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आए, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जहाँ चैप्टर की सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना में हमें यह बताया गया है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की सही मायनों में शुरुआत यहाँ से होती है कि उपनिवेशवाद के काल में इंडियन सोसाइटी कैसी थी, भारतीय समाज कैसा था। तो देखिए, जब ब्रिटिश भारत में आए तो उस समय भारत की सोसाइटी कैसी थी, और फिर ब्रिटिश हमारे यहाँ आई ही क्यों? क्या खाली अंग्रेजी आए थे भारत में? ऐसा तो नहीं है। देखिए, फ्रांसीसी भी भारत में आए थे, पुर्तगाली भी भारत में आए थे, स्पेन भी भारत में आया था, नीदरलैंड भी भारत में आया था। तो ऐसे में इन सभी कंपनियों में एक युद्ध छिड़ गया जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने जीता और हमारे यहाँ के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। लेकिन बात यह होती है कि ये कंपनियां आई क्यों भारत की ओर? तो देखिए, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, यानी कि बड़े पैमाने पर मशीनरी का निर्माण हुआ और उत्पादन पहले के मुकाबले ज़्यादा होने लगा। यानी कि पहले हाथों से सामान बनता था तो उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब ना मशीनों से उत्पादन होने लगा है और सामान बहुत ज़्यादा बनने लगा है। अब ऐसे में इन व्यापारियों को दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि व्यापार करने के लिए कच्चा माल चाहिए, क्योंकि उद्योगों के लिए सबसे पहले पूंजी और दूसरे नंबर पर कच्चा माल। बिना कच्चे माल का निर्माण करे विनिर्मित सामान बेचा ही नहीं जा सकता। भाई, गन्ना नहीं होगा तो चीनी उद्योग कैसे लगेगा? लोहा नहीं होगा तो मशीनरी उद्योग कैसे लगेगा? तो ऐसे में इन यूरोपीय देशों को कच्चे माल की जरूरत थी। दूसरी बात यह थी कि सामान जो बन गया, अब वो सामान को बेचने के लिए एक बाजार की भी जरूरत थी। ऐसे में जो छोटे छोटे यूरोपीय देश थे, इन्होंने क्या करा, समुद्र पार के देशों में खोज शुरुआत की। अब क्या हुआ, ऐसे में जो स्पेन हो गया, नीदरलैंड हो गया, ब्रिटिश हो गए, इन सब ने समुद्र पार जो देश थे उन देशों के कच्चे मालों का दोहन किया, बड़े पैमाने पर उनकी सभ्यताओं को नाश किया और वहां से कच्चा माल अपने देश में लेकर आके सामान बना बनाकर उन देशों में बेचने लगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ भारत में भी हुआ। तो ये पैराग्राफ हमें यही बताता है कि जब माल का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है तो ऐसे में यूरोपीय कंपनियों को कच्चे माल की जरूरत है। ऐसे में दुनिया भर में बाजारों और कॉलोनियों की तलाश की जा रही है। बाजारों की तलाश इसलिए ताकि सामान बेचा जा सके, इसके साथ साथ वहां पर कच्चा माल भी मिल सके। ऐसे में कई समुद्री यूरोपीय देशों ने क्या करा, छोटे छोटे देशों को, अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पर उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, यानी कि छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। जब भारत की बात करें तो भारत पर उस समय मुगल साम्राज्य का शासन था और मुगल साम्राज्य बिल्कुल कमजोर हो चुका था। अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर, आफ्टर दैट जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर था। इसके अलावा भारत एक नहीं था। भारत में कई सारे छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो अंग्रेजों ने इन सब का फायदा उठाते हुए अपना शासन स्थापित कर लिया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 100 साल बाद 1857 में भी विद्रोह हुआ। ये सब बातें हम आगे की किताबों में पढ़ेंगे। बात ये आती है, जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया तो भारत के समाज में क्या परिवर्तन आए? तो भारत के समाज में ये परिवर्तन आए। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले जो भारत था वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर डिपेंड था, यानी कि भारत के लोग पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर थे। 95% से भी ज़्यादा लोग केवल खेतीहर समाज में जीवन व्यतीत किसी न किसी रूप से करते थे और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। खाद्यान्न फसलें मतलब जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। लेकिन अब जब ये अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने पता क्या करा, खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया। यानी कि ऐसी फसलों के बोने की बात की जो व्यापारिक उद्देश्यों से हो, चाहे वो चाय के बागान हो, चाहे वो कॉफ़ी के बागान हो, चाहे वो गन्ने के बागान हो, चाहे वो रबड़ के बागान हो, नील की खेती हो। यानी कि अब ऐसी फसलों की पैदावार की बात की जा रही है जिनकी बाजार में डिमांड है। ऐसी फसलों को हम नकदी फसल कह रहे हैं, व्यापारिक फसलें कह रहे हैं। इसके साथ साथ जब ब्रिटिश शासनकाल आया तो भारत में बहुत गंभीर अकाल पड़े। लाखों लोगों को इन अकालों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि अंग्रेजों ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू करी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा असरकारक नहीं थी जितनी ज़्यादा महामारियों का प्रकोप। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीय समाज के लिए, उसके संचालन के लिए
नए नए नियम और कानून भी बनाए। लेकिन ये जितने भी नियम कानून थे ये भारतीय समाज से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि ये अंग्रेजी समाज से रिलेटेड थे। अंग्रेजों के हिसाब से ये नियम कानून बनाए गए थे। कानूनी अधिकार क्षेत्र के साथ कई समाज सुधार भी संभव किए गए। जैसे कि भारत में सती प्रथा का प्रचलन था कुछ क्षेत्रों में, केवल पूरे भारत में नहीं कह सकता मैं, कुछ क्षेत्रों में। तो इस सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया। विवाह की आयु बढ़ाई गई, महिलाओं के लिए शिक्षा की बात की गई और राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और अन्य लोगों ने समाज सुधार के लिए अपनी पहल की। ये सब उपनिवेशवाद के दौरान, यानी कि भारत पर जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हो रही है तो ये सब परिवर्तन आ रहे हैं। इसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास किया गया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, लॉर्ड मैकाले कमेटी। शिक्षा के माध्यम के रूप में इंग्लिश भाषा का प्रचार प्रसार किया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूल और विश्वविद्यालय खोले गए। परिवहन और संचार यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के आधुनिक साधन जैसे टेलीग्राफ हो गया, इसकी स्थापना की गई। भारत में रेलवे लाइनें बिछाई गई। आधुनिक उद्योगों की शुरुआत की गई। जातिगत व्यवस्था में भी बदलाव आया। शहरीकरण की शुरुआत हुई। गांधी जी, तिलक जैसे जो नेता थे, इन्होंने अंग्रेजों के शासन को शोषणकारी शासन कहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन आधुनिक विचारों को लेकर भी आया है। शायद ब्रिटिश हम पर शासन नहीं करते तो हमें पर कभी भी हम आधुनिक विचारों के बारे में नहीं जान पाते। तो यहाँ से यहाँ तक चैप्टर में हमें यह बताया गया कि जब ब्रिटिश शासन हम पर हावी हुआ तो उसका हमारी सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर ये प्रश्न आता है कि उपनिवेशवाद का इंडियन सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक के लेक्चर में मिलेगा। आशा है आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। कमेंट में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए ताकि आगे वाले चैप्टरों की भी वीडियो अपलोड की जा सके। आगे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है कि उपनिवेशवाद के दौरान किन दृष्टिकोणों का उदय हुआ, यानी किस नजरिए का उदय हुआ, किन सोचों का उदय हुआ। तो यहाँ 3 दृष्टिकोण की बात की जाएगी। सबसे पहली बात इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण की, यानी कि भारत में भारतवादी दृष्टिकोण की बात की जाएगी। तो देखो, जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने कहा भारतीय लोगों पर शासन करने से पहले हमें भारत को समझना होगा। क्योंकि देखिए, हम किसी देश के लोगों पर अगर शासन करने जा रहे हैं तो हमें ये समझना होगा उस देश की कमजोरी क्या है, उस देश की मजबूती क्या है, वहाँ के लोग किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, किस भाषा को जानते हैं। तो सबसे पहले जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने भी भारतीय समाज का अध्ययन किया और इस पर कई लेख और कई किताबें लिखी। आज उन्हीं लेखों और किताबों के माध्यम से हमें पता चलता है कि उस समय की इंडियन सोसाइटी कैसी थी, उस समय का भारतीय समाज कैसा था। तो यहाँ पर लिखा भी यही है कि विभिन्न जातीय समूह वाला देश था हमारा और विभिन्न संस्कृतियों वाला देश था हमारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं भी कि भारत एक विविधताओं वाला देश है, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न जातियाँ हैं। तो ऐसे में जो अंग्रेज भारत में आए, इन्होंने हम लोगों के जीवन और संस्कृतियों का अध्ययन किया। जहाँ पर बर्नार्ड कोहेन कहते भी हैं कि जो ब्रिटिश थे वो भारतीय भाषाओं का अध्ययन इसलिए करना चाहते थे ताकि वो हमारे बारे में जान सके और हम पर अपना कंट्रोल भी स्थापित कर सके और ताकि वो हमें आदेश भी दें, क्योंकि हमें इंग्लिश भाषा का ज्ञान तो था ही नहीं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और वहाँ पर अधिकारियों को भारतीय भाषा, संस्कृत और हिंदी का परिचय दिया गया ताकि वो भारतीय समाज को समझ सके और उसके तत्पश्चात भारतीयों पर शासन कर सकें। अलेक्जेंडर डो, जिन्होंने सबसे पहले भारत के इतिहास को फारसी में अनुवाद किया, यानी कि फारसी में ट्रांसलेशन किया, हिंदू धर्म को समझने का प्रयास किया। संस्कृत में लिखे गए जो हिंदू धर्म के ग्रंथ थे उनका उल्लेख नहीं करने की सीमाओं का भी उन्हें एहसास हुआ। भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन सिर्फ ये सब किस लिए हो रहा है? ताकि ब्रिटिश शासक हम पर शासन कर सकें। इसी दृष्टिकोण को हम इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण कहते हैं। इससे भारतीय समाज की विचारधाराओं के बारे में पता चला, अवधारणाओं के बारे में पता चला, सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। इसमें भारतीय सभ्यता के निचले और लोकप्रिय स्तर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाता है। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण यह भी कहता है कि भारत कभी एक था। जहां पर कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, यहां पर देखिए, यह बताया जाता है इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण ये कहता है कि भारत का एक गौरवशाली अतीत था। प्राचीन काल में जितनी भी पवित्र किताबें लिखी गई हैं, वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, जीवनियाँ लिखी गई हैं, अगर हम इनका अध्ययन करें तो अब हमें भारत के दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पता चलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने
और संस्कृत और फारसी साहित्य और कविता सिखाने के लिए बड़े पैमाने पर संस्थानों की भी स्थापना की गई। इतना ही नहीं, भारतीय सभ्यता के स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक पहलू पर भी जोर दिया गया। उन्होंने देखा कि भारत के लोगों ने भौतिक संस्कृति के अध्ययन की अनदेखी की है, इसलिए लोगों को हिंदू धर्म के बारे में भी पूरा ज्ञान नहीं है। इतना ही नहीं, इसने क्या करा, अब ऐसे में ब्रिटिश समझ चुके थे कि भारत को भारतीय सभ्यता का वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान वेदों में लिखा है, जो बात ग्रंथों में लिखी है। ऐसे में इन्होंने देखा कि समाज में वो कौन से लोग हैं जो उनका साथ दे सकते हैं। ऐसे में इन्होंने फूट डालनी शुरू करी, इन्होंने जाति प्रथा को फैला दिया। ऐसे में भारतीय संस्कृति को इन्होंने निम्न स्तर पर दिखाई देने लगा और इन्होंने यूरोपीय संस्कृति को उच्च स्तर पर दिखाया। तो इंडोलॉजिकल अगर लेखन की बात की जाए तो इंडोलॉजिकल लेखन में भारतीय दर्शन, भारतीय कला, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है। कई बड़े बड़े विद्वान जैसे A.K. कुमारस्वामी, राधा कमल मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, G.S. घुरिये, ल्यू डी मॉन्ट प्रमुख हैं। समाजशास्त्र के अंदर और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो भी इंडोलॉजिकल अध्ययन से प्रभावित हैं। यहाँ पर सर विलियम जॉन्स के बारे में बताया गया है। तो विलियम जॉन्स की बात की जाए तो हालांकि लंदन में जन्म हुआ था इनका और आगे चलकर ये 1673 में कलकत्ता आए थे और इन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जो भारत की संस्कृति और समाज का अध्ययन करने के लिए एक बहुत बड़ी उस समय की संस्था थी। तो यहां से यहां तक अगर क्वेश्चन आया कि भारतवादी या फिर इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप बताएंगे इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण में जो ब्रिटिशिश थे, इन लोगों ने भारतीय लोगों पर शासन करने के लिए यह अनुभव किया कि हमें सबसे पहले भारतीय लोगों की सभ्यता और संस्कृति को समझना होगा। इसके लिए उन्होंने विभिन्न सोसाइटीज़ की स्थापना करी और विभिन्न किताबों को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके पढ़ा, जिससे भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की उन्हें समझ हो और भारतीयों पर वो आसानी से शासन कर सकें, जिसके तत्पश्चात भारतवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। फिर आप इसमें वो जो पॉइंट्स थे वो बताओगे। आगे चैप्टर में भारत का औपनिवेशिक दृष्टिकोण की बात की गई है। यहाँ पर जब भारत के औपनिवेशिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो इसमें भी अलग अलग दो दृष्टिकोणों की बात करेंगे, एक धर्म प्रचारक और एक प्रशासनिक दृष्टिकोण। तो देखो, जब भारत में ब्रिटिश शासन का साम्राज्य स्थापित हुआ तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वैज्ञानिक तरीके से करनी शुरू करी। इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने सबसे पहली बात इन्होंने को लगा कि वो कौन से भारतीय होंगे जो हमारे लिए नौकरी करेंगे। तो जो वो भारतीय वो होंगे जो शिक्षित होंगे। तो शिक्षित भारतीयों को इन्होंने अपने यहाँ नौकरी देना शुरू कर दिया और इन्हें अपनी भाषाओं का ज्ञान देना शुरू करा और इनसे इनकी भाषा सीखनी शुरू करी ताकि भारत पर शासन आसानी से किया जा सके। इसके साथ साथ इन्होंने भारत के लिए नक्शों का निर्माण करवाया, भारत की सभ्यता को समझने के लिए जनगणना करवाई। 1872 में पहली बार जनगणना का प्रयास किया गया। 1872 में पहली बार जनगणना का प्रयास भी किया गया। अब ऐसे में भारत में दो दृष्टिकोण आए उपनिवेशी दृष्टिकोण में, एक भारत में धर्म प्रचारक। अब जब इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन कर लिया अंग्रेजों ने, तो इन्होंने क्या करा, ईसाई मिशनरियों को ये इजाज़त दे दी कि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कर सकती हैं। तो ऐसे में भारत में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ईसाई मिशनरियाँ आई, जिन्होंने अपनी ईसाइयत वाली किताबों से हिंदू धर्म की आलोचना शुरू करी और हिंदू धर्म को निम्न बताया और ईसाई धर्म को सर्वोच्च बताकर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। यह बताया गया कि भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ही समाज की शोषककारी व्यवस्था है, इससे मुक्ति पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म ही है। यह दृष्टिकोण 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभिक इवेंजेलिकल ईसाई धर्म की शिक्षाओं को अनुनय के माध्यम से फैलाने में विश्वास करते थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर किताबों का लेखन किया और उन्हें समाज में फैलाया। यह सब हिंदू समाज को भ्रष्ट करने के लिए बात की जा रही थी और भारतीय सभ्यता को निम्न दिखावा करने की बात की जा रही थी। बाइबल के जितने भी अनुवाद हो रहे थे, इन्हें भारतीय भाषाओं के सामाजिक भाषाई अध्ययन के लिए प्रेरित किया गया। बदले में इसने विभिन्न जाति और व्यावसायिक समूहों को जीवंत वास्तविकताओं के अध्ययन, व्यवस्थित और लिखित वर्णन को जन्म दिया। अब जब इन किताबों को लोगों ने पढ़ा तो उन्हें लग रहा है यार कहीं ना कहीं बात तो सच है, ये अंग्रेज कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो ईसाई धर्म को अपना भी लिया। तो ये धर्म प्रचारक दृष्टिकोण था, इसका कुल मिलाकर उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म को निम्न दिखाया जाए, इस्लाम को निम्न दिखाया जाए और किसी ना किसी तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को निम्न दिखाया जाए और ईसाइयत का प्रचार प्रसार और यूरोपीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए।
ईसाई धर्म प्रचारकों का यह भी कहना था कि भारत का कोई गौरवशाली अतीत नहीं था। ऐसे में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें भारतीय गर्व कर सकें। दूसरा दृष्टिकोण था प्रशासनिक दृष्टिकोण, यानी कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण में, उपनिवेशवाद दृष्टिकोण में एक तो धर्म प्रचारक दृष्टिकोण हो गया, एक हो गया प्रशासनिक दृष्टिकोण, यानी कि एक तरफ तो ईसाई मिशनरियां धर्म फैला रही हैं, दूसरी तरफ अधिकारी अपने प्रशासन की सत्ता को क्या कर रहे हैं, जमा रहे हैं। तो प्रशासक जो ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित थे, व्यवहारिक ज्ञान था, लॉजिकल थे, वो भारतीय समाज को क्या कहते हैं, ये कहते हैं भारतीय समाज बहुत पिछड़ा हुआ था, भारतीय समाज अंधविश्वासों से भरा हुआ था। ऐसे में भारतीय समाज के संसाधनों का दोहन आसानी से किया जा सकता है। यहां पर बड़े पैमाने पर कच्चा माल है, इस कच्चे माल का प्रयोग करके ब्रिटिश अपना विकास कर सकते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे ब्रिटिश विद्वानों को, बहुत सारे बौद्धिक प्रशासकों को भारत के विभिन्न हिस्सों में नियुक्त किया गया अधिकारी वर्ग में। उदाहरण के लिए पूर्वी भारत में रिस्ले डॉल्टन और अमोली को, उत्तर भारत में क्रुक आदि ने भारत की जनजातियों का अध्ययन किया, जातियों का अध्ययन किया और उस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी, जिससे हमें उस समय की संस्कृति और जीवन के बारे में पता चलता है। हालांकि इस सब अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ ये था कि भारत की जातियों और जनजातियों के बारे में पता चले और सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्तियों के इन सब के बारे में पता चले, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से अपना शासन स्थापित कर सके, ये तय किया जा सके। ऐसे में 1872 में जब जनगणना की गई तो उस जनगणना का भी प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारत की विभिन्नताओं के बारे में पता चल पाए। कितनी जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, लोगों की किस चीज़ में मान्यताएं हैं, ताकि उसी हिसाब से प्रशासन किया जा सके। देखिए, जब तक हम लोगों को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम लोगों पर शासन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से भारत का वर्णन किया। जैसे कि चार्ल्स मैटकाफे ने भारत को गाँवों का देश बताया है कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे गणराज्य रहते हैं, स्वशासित इकाइयाँ रहती हैं, गांव जो है वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। गांवों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर माना गया। गांव हमेशा से इस उपव्यवस्था का हिस्सा थे। शासकों को करों का भुगतान करते थे ये गांव। सामाजिक रूप से यहाँ पर विवाह संबंध होते थे, बाजार लगते थे, मेले लगते थे। एक गाँव में सभी जातियाँ नहीं थी, हर गाँव अलग अलग जातियों का था, लेकिन फसलों का उत्पादन किया जाता था, जहाँ चैप्टर नंबर 4 में भारतीय गाँवों के बारे में विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। तो अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण और धर्म प्रचारक दृष्टिकोण, ये आप कहाँ पर लिखोगे, उपनिवेशवादी दृष्टिकोण में। तीसरा और अंतिम दृष्टिकोण जो चैप्टर का वो ये है कि भारत का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। देखो, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है, यही भावना हमारी राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि जो भारत था इसमें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था ही नहीं। भारत एक राज्य तो था, लेकिन भारत एक राष्ट्र नहीं था। क्योंकि देखिए, देश तो देश रहेगा ही जब तक, लेकिन देश के लोगों के अंदर अगर देशभक्ति की भावना नहीं है ना, तो देश कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। जब हमारे यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक सभी लोग ये सोचे ना कि हम लोग इंडियन हैं, तब हमारे देश पर कोई भी आपत्ति आएगी तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन हम ये सोचे हम इस जाति के हैं, इस धर्म के, इस भाषा के, इस क्षेत्र के हैं, तो देश ना कई सारी विभिन्नताओं में बढ़ सकता है, लेकिन देश कभी एक नहीं हो सकता। तो जब ये यूरोपीय हम पर शासन करने आए, ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन करने आए, तो कहीं ना कहीं ये शासन हमारे लिए वरदान भी साबित हुआ। क्योंकि उससे पहले भारत छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था। हर क्षेत्र का अपना एक राजा होता था और ये राजा आपस में भिड़ते रहते थे, और जनता भी अपने आप को राजा की स्वामी भक्ति में लगी हुई पाती थी। लेकिन जब ये ब्रिटिश आए तो इन्हें ये पता चला कि हम लोगों का शोषण हुआ है और हम लोगों का एक गौरवशाली अतीत है। हम किसी सभ्यता में रहते हैं और वो सभ्यता है भारत की सभ्यता। ऐसे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसी चीज़ को बताते हुए कि अंग्रेज़ों की बात की जाए तो अंग्रेज भारत में एक अलग प्रकार का समाज लेकर आए। उन्होंने नौकरशाही, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार, कानून का प्रचार प्रसार, प्रिंटिंग प्रेस, संचार के साधनों का विकास किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय लोगों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और अपना ही प्रॉफिट किया, जिससे भारतीय लोगों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जा रहा है और उन सबको जो शोषण कर रहा है वो सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य है। तो हम सब जब लोग एक ही जैसी अवस्था से पीड़ित होते हैं ना, तो हमारे अंदर एकजुटता अपने आप आ जाती है। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में विरोधी आंदोलनों की शुरुआत हुई और इस आंदोलन में सभी लोगों की एक ही डिमांड थी कि हमें ना ब्रिटिश से मुक्त होना है, स्वतंत्र भारत की स्थापना करनी है। और ऐसे में एक पार्टी की स्थापना होती है 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
अब ऐसे में देश राष्ट्र राष्ट्र बन रहा है। एक देश के राष्ट्र राष्ट्र कैसे बना जा सकता है? उसका एक जैसा इतिहास हो, उसका अपना राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, एक ध्वज हो जिसमें सभी लोगों की आस्थाएं हों। ऐसे में ये सब चीजें भारत में आजादी के आंदोलन की तरफ आगे बढ़ने लगी। गांधी, नेहरू, तिलक, पटेल ने और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए जो बलिदान दिया, इसके परिणामस्वरूप लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और बढ़ती गई। भारतीय राष्ट्रवाद में इस उपनिवेशी आंदोलनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई विद्वानों का यह मानना है कि भारत में जो आज़ादी की लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं उपनिवेशवादी विरोधी इसलिए थी कि सभी लोग एकजुट हो गए थे। जहां पहले समाज विभिन्न इकाइयों में बटा हुआ था, विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, वहीं अंग्रेजी शासन के आने से भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। तो अगर भारत में राष्ट्रवाद का उदय आएगा तो हम बता देंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन था, क्योंकि सभी वर्ग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि उन सबके शोषण का जिम्मेदार कौन है, वो सब ब्रिटिश हैं। तो एक ऐसा देश जिसका अपना एक राजनीतिक इतिहास हो, अपनी एक राजनीतिक पहचान हो, अपनी एक राजनीतिक मुद्रा हो, ऐसे देश में देशभक्ति की भावना को संचारित किया जा सकता है। जहां पहले भारत विभिन्न इकाइयों में बटा था, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप भारत में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना आती है। भारत के लोग एकीकरण की भावना में आते हैं। जहां यहां बताया भी गया है, ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद का विश्लेषण करने के लिए पार्थ चटर्जी ने बताया है कि भाषा, संस्कृति, नाटक, स्कूल, परिवार और महिलाओं, इन सब ने बड़े पैमाने पर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा की है। हर एक बंदा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, संप्रभुता चाहता था, न्याय के साथ भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहता था आज़ादी की लड़ाई में। तो यहाँ से यहाँ तक आप ये सारी बातें लिखोगे। यहाँ बॉक्स में भारत पर नेहरू जी के विचार दिए गए हैं कि कभी कभी जैसे ही मैं एक सभा में पहुंचता था तो मेरा स्वागत बड़ी जोर से भारत माता की जयकार से किया जाता था। तो जब हम कहते हैं भारत माता की जय, तो हम ये नहीं कहते कि हम किस धर्म के, किस जाति के, किस भाषा के हैं। हम ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो गांधी, ये नेहरू जी भी कहते थे कि इस चिल्लाने का मतलब क्या है, ये भारत माता कौन है, किसकी वो जीत चाहते हैं। तो मैं उनसे सवाल करता था और वो मुझसे आश्चर्यचकित होकर पूछते थे ऐसा क्यों। तो जो ये इस प्रकार के सवाल है, इस प्रकार के सवाल कहीं ना कहीं हमें जोड़ते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम एक ही धरती से जुड़े हुए हैं। ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ धरती है भारत माँ, जिसके लिए हम अपना बलिदान करने जा रहे हैं, इसलिए हम जय जयकार कर रहे हैं। यह है देशभक्ति की भावना, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अपनी किताब में लिखी है। तो इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का उदय होता है। अगर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में आएगा तो आप यहाँ बता देना, नेहरू जी के विचार बता देना। आगे चैप्टर में वीडी सावरकर के विचार बताए गए हैं। तो एक स्वतंत्रता सेनानी और एक लेखक थे वीडी सावरकर, और इन्होंने भारत के विचार को प्रस्तुत करने की कोशिश में भारत की सभ्यता के बारे में बताया है। तो वीडी सावरकर का मानना यह था कि भारतीय लोगों में ना बड़े पैमाने पर तालमेल की शक्ति है, लोगों की एकता में वो योगदान दे सकते हैं। भारतीय समाज आंतरिक और बाह्य रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जरूरत थी तो सीमांकन की। कहते हैं कि हम धन्य हैं कि हमें एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र मिला। भारतीय लोगों के पास दो आवश्यकताएं थीं, एक भौगोलिक पहचान और एक सामान्य संस्कृति। अगर हम भारत की बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, बल्कि आगे की सीमाएं, अविभाजित भारत की बात करें तो उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आता है। तो हम देखेंगे यहां से यहां तक कि सभ्यताएं एक जैसी थी और संस्कृति भी एक जैसी थी, ऐसा सावरकर कहते हैं। इसके अलावा सामान्य सभ्यता के प्रमुख सावरकर ने हिंदू शब्द और इसके उत्पन्न हिंदुत्व को अपने सांस्कृतिक सार की समझ में भी लाने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा हिंदू एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक भावना है, हिंदुत्व एक संस्कृति है। एक हिंदू जब सिंधु से मिलने वाली भूमि के प्रति लगाव महसूस करता है तो पूर्वजों की भूमि में अपनी जन्मभूमि और सभी को समाहित कर लेता है। देखिए, सावरकर को ना एक हिंदूवादी लेखक माना गया है, एक कट्टर लेखक माना गया है। तो हमें तो सिर्फ अपने कोड से लेना देना है। जो बातें ठीक है उन्हें अपना ली जाए, जो ठीक नहीं है उन्हें हटा दी जाए। इसी प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर ने भी राष्ट्रवाद पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका अर्थ है कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। देशभक्ति का अर्थ होता है देश के लिए प्रेम, अपने क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर सोचना, अपने जन्म स्थान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, जहां हम पले हैं, बड़े हैं, यादें हैं हमारी, उसके लिए अपनी जान निछावर करना। राष्ट्रवाद एक विचारधारा होनी चाहिए, केवल फीलिंग नहीं, हर एक बंदे की विचारधारा होनी चाहिए। जैसा कि नंदी ने कहा भी है कि टैगोर का मानना था कि भारत बहुत सारे कम्युनिटी का देश है, एक राष्ट्र का देश नहीं है।
इसलिए भारत में एक राष्ट्र बनाने की कोशिश स्विट्जरलैंड में एक नेवी बनाने की कोशिश की तरह है। यानी कि स्विट्जरलैंड में जिस प्रकार से नेवी नहीं बन सकती ना, उस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आज देखा जाए तो भारत में देखिए राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी है, देशभक्ति की भावना आ चुकी है। अंत में चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से भी जुड़ें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको दी जा सके। इसके अलावा यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चरों को फिर और भी अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।